वो आप कम अज कम अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी कोई सेल्फ एस्टीम है या जिसको आप इज्जत और गैरत कहते हैं, तो क्या आप ऐसी काम है कि आपके पे 3 दफा जो है एक मुंतखब आदमी जो राह का एजेंट है या हिंदुस्तान का एजेंट है और 3 दफा उसने आप पे हुकूमत की, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये हाल है, तो फिर तो बिल्कुल सही है। अगर ये आप मान लेते हैं तो दैट मीन्स यू आर स्टैंडिंग नो वेयर, कि आप जो है एक दूसरे मुल्क की एजेंसी का आदमी जो है वो आप पे 3 दफा जो है वो हुकूमत करता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे, जहां पे आपको मिलता है लेटेस्ट वीडियो फ्रॉम पाक मीडिया। और आज की जो लेटेस्ट वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही साथ आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। बिकॉज़ एक तो पहली बात, ये वीडियो आरजू काजमी की है, और दूसरी बात इसमें उनके साथ हैं हामिद सर। और अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि बेसिकली कश्मीर से इनका कनेक्शन है और एक काफ़ी अच्छी और गहरी नॉलेज रखते हैं पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन है, हिस्ट्री है, उससे रिलेटेड इनको काफ़ी पकड़ है उसके ऊपर। तो आइए आज इस वीडियो को देखते हैं, जिसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स जस्ट वॉच दिस वीडियो फर्स्ट, देन वी विल एनालाइज इट। ऑलमोस्ट एक हफ्ते 10 दिन हो गए कि मुसलसल पाकिस्तान में जो बात हो रही है कि गद्दारी और बगावत की बहुत ये वर्ड सुनने में आ रहा है। और नवाज शरीफ साहब की तो ऑलमोस्ट पूरी जो कहना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी है, उसके हर जो उनके मेंबर्स हैं उस पे गद्दारी के मुकदमे बना दिए, जिसको बाद में नवाज शरीफ साहब तक पे बना दिया और कहा कि बगावत है। लेकिन इस तरह की अगर हम हिस्ट्री में देखें तो नवाज शरीफ साहब भी यही कुछ करते रहे हैं। उन्होंने भी बेनजीर भुट्टो को जो है वो कह दिया था कि ये गद्दार हैं, और इंडिया के साथ फौरन लिंक कर दिया जाता है। जो आजकल नवाज शरीफ साहब को कहा जा रहा है कि वो इंडिया के साथ मिले हुए हैं, और वो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ नेपाल में और पता नहीं कहाँ जाके मुलाकातें कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें पहले भी हम सुनते रहे हैं, फातिमा जिन्ना तक को कहा गया। तो आप किस तरह से देखते हैं सर, क्या इस तरह से मुकदमे हो सकते हैं? क्या कोई भी उठ के और किसी को भी कह सकता है कि वो बगावत कर रहे और गद्दारी के इस तरह केसेस बन सकते हैं? थैंक यू जी आरजू। ये बात ये है कि इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो लीगल है, तो लीगली तो ऑब्वियसली आपने बहुत सारे जो लीगल ओपिनियंस हैं वो देख ली हैं, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो फार्मर चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, बहुत सारे ऑन रिकॉर्ड उनकी ओपिनियन जो है वो आ चुकी है कि लीगली स्पीकिंग इस तरह का कोई मुकदमा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मीनिंग आइदर फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो है कि बगैर या उनकी तरफ से किसी अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव के बगैर जो है वो दर्ज नहीं कर सकते। कोई थानेदार, एसपी, डीएसपी या डेप्यूटी जो है उनका पुलिस ऑफिसर, उसको ये इख्तियार नहीं पहुंचता है कि वो इसके बगैर इसको करे, जिसको बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है शक्ल दी गई है। तो इस सूरत में ये मुकदमा लीगली बनता नहीं है। लेकिन ये मुकदमा दर्ज हुआ तो इसका मतलब ये था कि जो मकामी पुलिस स्टेशन है उसको बाकायदा डायरेक्टिव्स थे, कोई उसको बाजरिया फोन या इन राइटिंग या वर्बली या जिस तरह भी हुआ है उसको बताया गया कि आप ये मुकदमा दर्ज करें। चूंकि ये चीज़ आपके सामने आ गई कि जिस बंदे ने ये मुकदमा दर्ज किया है वो हिमसेल्फ जो है उसके खिलाफ मुकदमात हैं, जो कि खबरें आ रही हैं प्रेस में, उनके मुताबिक उसके खिलाफ ऑन काउंट्स ऑफ क्रिमिनल चार्जेस और इस तरह की जो हैं वो मुकदमात हैं। तो एक तो इसका हो गया लीगल पहलू। यही वजह है कि आपने देखा कि किस बुरे तरीके से गवर्नमेंट जो है उसने इस तरीके से पीछे हटने की कोशिश की, बैकआउट करने की कोशिश की, और उनके अंदर एक कंट्राडिक्शन है। जो डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन अंडरस्टैंडिंग वो इस पे बयानात दे रहे हैं, का वाजे मतलब ये है कि ग्रेट किस्म का कंफ्यूजन है कि
गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, कि इतना बड़ा डिसीजन जो है उन्होंने किया। ऑब्वियसली इट वाज वन सेगमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट इज हाईली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, और उसमें डिफरेंट किस्म की ओपिनियन जो है, एस्टेब्लिशमेंट के बंदे अपनी बात कर रहे हैं, जो पॉलिटिकली इंक्लाइंड हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स और इस तरह की बातें पे बिलीव करते हैं वो अलग बात कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लीगली स्पीकिंग दिस इज ए बिग कंफ्यूजन। ये होना नहीं चाहिए था, हो नहीं सकता, एंड दिस इज नॉट जस्टिफाइबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ और इन एनी कंट्री फॉर दैट पर्पज, जो एक डेमोक्रेसी है या कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जिसकी कोई लिखाई पढ़ाई में कोई कानून है। ये तो हो गया इसका लीगल पहलू। और जब लीगल पहलू ये हो गया तो इसका मतलब ये है कि जिस किसी ने भी ये एडवेंचर करने की कोशिश की है, दैट वाज टोटली डिक्टेटेड बाय सम इनविजिबल फोर्सेस, जिनको इस बात की परवाह नहीं होती कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो क्या होना है। चूंकि आगे फेस तो गवर्नमेंट का होता है ना, जिसने जवाबदेह होना होता है, तो जो फोर्सेस बिहाइंड बैठी हैं, पीछे बैठी हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक पहलू ये। दूसरा ये है कि क्या इस तरह के मुकदमात बन सकते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग इज वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी डिस्टर्बिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान जो बिलीव करते हैं ह्यूमन राइट्स पे या सिविल लिबर्टीज पे। जब हम लोग बार बार ये कहते हैं कि भाई ये पाकिस्तान जो है आज़ाद नहीं हुआ है, दिस इज नॉट ए फ्री कंट्री बाय एनी स्टैंडर्ड, तो उसमें हमारा कहने का मतलब ये होता है कि आप पाकिस्तान के लॉज देखें उठा के, जो कस्टमरी लॉज हैं या जो प्रैक्टिकली वहां पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं इस वक्त या जिन पे अमल किया जा रहा है, वो तकरीबन 80% वही लॉज हैं जो अंग्रेजों के ज़माने में थे। फर्क सिर्फ इतना आ गया कि अंग्रेजों के ज़माने में उसको कहीं ना कहीं जो है उसके पीछे एक फेयरनेस का अंसर होता था, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और डॉक्ट्रिन ऑफ फेयरनेस जो है ये अंग्रेजों का एक तरह का हेरिटेज है। उन्होंने बहुत लंबी जदोजहद 400-500 साल जदोजहद के बाद ये चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट की। तो बर्रे सगीर को वो एक कॉलोनियल तरीके से चला रहे थे, तो जाहिर है वहां पे फेयरनेस का वो स्टैंडर्ड नहीं था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जो ट्रेडिशन उन्होंने छोड़ी है कि जो आदमी हुकूमत के खिलाफ बात करता है, जब आप कॉलोनियल चला रहे हैं गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली यू हैव टू मेक लॉज लाइक दैट जो ड्राकोनियन किस्म के होते हैं, जबर के, जुल्म के ज़ाब्ते जिनको आप कहते हैं, तो उसकी बुनियाद पे आप लोकल पॉपुलेशन को चलाते हैं। तो वो अंग्रेज इस तरीके से चला रहे थे, तो उसको इन्होंने एग्जैक्टली इवन देन के दफे भी इन्होंने चेंज नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल 123 हो गया या इस तरह के जितने आप दफात उठा के देख लेना, दे आर एग्जैक्टली द सेम, नंबर तक चेंज कर नहीं कर सके। सो डू वी हैव ब्रेन, और हमने कोई ऐसी आज़ादी ली थी जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको जो इतने बड़े बड़े वादे करते थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, देयरफॉर वी आर अनसेटलिंग द होल लाइफस्टाइल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो सेंचुरी से डेवलप हुआ था। तो वहां पे कोई ऐसा मौजज़ा होने वाला है, कोई ऐसी जन्नत बनने वाली है, तो उस मुल्क में आप दफा नंबर तक नहीं चेंज कर सकते। पाकिस्तान क्रिमिनल कोड और पाकिस्तान पेनल कोड के जो सेक्शंस हैं वो भी आप नकल कर रहे हैं उसी तरीके से, चूंकि इसके लिए बैठना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ये कहीं कहीं दिनों और रातों की मेहनत होती है जब आप किसी मुल्क का क्रिमिनल या पेनल कोड बनाते हैं। आपके बड़े बड़े ज्यूरिस्ट बैठते हैं, उस पर काम करते हैं। ये हमारे लेजीनेस होने की ये जो है रवायात हैं उसका नतीजा है। तीसरा इसमें आप मुझे जो बात बहुत ज्यादा लगी है अनसेटलिंग, वो ये है कि देखें अंग्रेज ये काम करते थे, किसी को काला पानी भेज दिया, किसी को जेल में डाल दिया, किसी पे गद्दारी का इल्जाम लगा दिया, इस बात पे कि किसी ने नारा लगाया, जुलूस निकाला या जलसा किया कि अंग्रेज जो है वो छोड़ दें बर्रे सगीर को, या कहीं उन्होंने कोई डेमोक्रेटिक राइट्स मांगे। अगर वही काम आप पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली यू आर डूइंग दैट एग्जैक्टली, तो आप फिर इसका मतलब है एक आज़ाद मुल्क नहीं है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि अंग्रेजों के ज़माने में हुसैन शाहिद सोहरवर्दी जैसे लीडर पे जो है वो गद्दारी का मुकदमा नहीं बन सकता था, ये मैं आपको बता दूं। चूंकि अंग्रेज फिर भी किसी चीज़ का ख्याल रखते थे जिसको आप अखलाकियात कहते हैं, चीज़ों को ऑन देयर फेस वैल्यूज, कम अज़ कम कोई नज़र तो आए ना कि ये काम हम कर रहे हैं, तो हम अपने आप को तो इडियट बना के ना पेश करें। आप देखें उसके खिलाफ जो है बाकायदा वजीर आजम जो आपके लियाकत अली खान हैं, उन्होंने बाकायदा एक मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद फातिमा जना के खिलाफ अयूब खान ने मुकदमा दर्ज कराया।
उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि कोई एक काबिल जिक्र लीडर जो उस धरती के साथ जुड़ा हो, या उसे वहां के अवाम के साथ कोई मोहब्बत हो, या वहां वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक राइट्स की बात कर रहा हो, उसके खिलाफ ये फतवा ना लगा हो, ना दर्ज हुआ हो। राइट फ्राम जो है वो बादशाह खान से लेके खान अब्दुल गफ्फार खान से लेके वली खान तक, ये जितने मैरीज हैं, बंगश हैं, जो दूसरे बलूचिस्तान के लीडर थे, बजिंजो साहब थे, ये सारे थे। इन पे वक्तन फक्तन गद्दारी और इस तरह के ट्राइब्यूनल्स बनते रहे, मुकदमे चलते रहे। सिंध के अंदर आप देखें जो है वो सारे काबिल जिक्र लीडर जो थे उनके खिलाफ इस तरह का हुआ। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े जो वजीर आजम, फॉर एग्जाम्पल जो है जुल्फकार अली भुट्टो को भी अगर उनके खिलाफ ये मुकदमा, चूंकि दूसरा झूठा उनको मिल गया था, वरना ये मुकदमा भी उनके खिलाफ चलता, चूंकि उन पे चार्ज जो है वो यही लग रहे थे। तो ये मैं इसको समझता हूं कि कंटिन्यूटी फॉर मी इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, चूंकि बाकी कामें आगे बढ़ रही हैं, लोग तरक्की कर रहे हैं, काम है, और मुल्क जो है वो जमहूरियत है, इंसानी हकूक और इंसानी आज़ादियों की बात कर रहे हैं। और हम घुमा फिरा के तो जाके 1758 वाला कोई कानून निकाल के ले आते हैं अंग्रेज़ों की डायरी से, और वो अपने जो डेमोक्रेटिक हुक्मरान हैं उन पे मसलत करके तो हम कहते हैं कि जी हमने को बहुत बड़ा जो है वो मार्का मार लिया। नवाज शरीफ जो है वो आप कम अज़ कम अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी कोई सेल्फ एस्टीम है, या जिसको आप इज्जत और गैरत कहते हैं, तो क्या आप ऐसी काम है कि आपके पे 3 दफा जो है एक मुंतखब आदमी जो राह का एजेंट है या हिंदुस्तान का एजेंट है, और 3 दफा उसने आप पे हुकूमत की, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये हाल है। तो फिर तो बिल्कुल सही है, अगर ये आप मान लेते हैं तो दैट मीन्स यू आर स्टैंडिंग नो वेयर, कि आप जो है एक दूसरे मुल्क की एजेंसी का आदमी जो है वो आप पे 3 दफा जो है वो हुकूमत करता है। तो फ्रेंड, आई होप आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, और इस वीडियो के अंदर ये जो आरजू काज़मी और हामिद सर ने डिस्कशन किया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हामिद सर को अच्छी नॉलेज है, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान का हिस्ट्री से, और इसको इस वीडियो में उन्होंने प्रदर्शित किया। तो आइए इस वीडियो के हम बात करते हैं कि बेसिकली इस वीडियो में उन्होंने क्या क्या बात की है, क्या क्या मुद्दे उठाए। तो ऑफ कोर्स ये वीडियो था पाकिस्तान मीडिया का, और वहाँ पे अभी आजकल जो हालात हैं, और वो भी जो नवाज़ शरीफ को लेकर के कि उनके ऊपर मुकदमा दायर किया गया है। तो जैसे कि आपने देखा और सुना कि वो जो मुकदमा है उसको एक लीगली स्टैंड नहीं लिया जा सकता है। अगर कानून के रूप में बोले तो ये गवर्नमेंट की एक लैकिंग है, अब इमरान खान सरकार की एक कह सकते हैं कि मिस एडवेंचर है। और दूसरी बात, इन्होंने एक पते की बात बोली कि लगता है कि इमरान खान गवर्नमेंट फ़ौज के साथ मिल कर के एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट स्थापित करना चाहती है। जी हाँ, हालांकि मैं बता दूं आपको, इस वीडियो में उन्होंने नाम नहीं लिया। जो ये बातें कर रहे थे कि कई मुल्कों में एक ही ये एक पार्टी रूल कर रही है, तो उनका इशारा साफ तौर पे एक चाइना की तरफ, और दूसरी जो तुर्की में जो एर्दोगन की पार्टी है, तो इनका इशारा इन दोनों की तरफ था। और साथ ही साथ इनका इशारा क्लियर था कि चाइना ये बैकिंग कर रहा है, चाइना यही चाह रहा है कि वहाँ पे इमरान खान के साथ उसकी शायद अंडरस्टैंडिंग है, या उसे पता है कि इमरान खान को जब भी ज़रूरत पड़ती है भीख मांगने के लिए हमारे पास दौड़ चलाता है, और इसी बहाने चाइना की पकड़ और मजबूत हो जाती है पाकिस्तान के ऊपर। तो ऑफ कोर्स चाइना चाहता यही कि इसी टाइप का गवर्नमेंट उसके हाथ में रहे, ताकि पाकिस्तान को जैसा चाहे वैसा नचा सकता है। तो रही तो एक चाइना के एंगल से, लेकिन अगर पाकिस्तान के एंगल से देखें तो जैसा कि हामिद सर ने बोला कि पाकिस्तान के अंदर जो अभी लॉज अप्लाई किए जा रहे हैं वो बेसिकली
अंग्रेज़ों के बनाए ही लॉ है। और इनफैक्ट पाकिस्तान में इतने लेजी रहे उनके फोर फादर्स कि उन्होंने चेंज नहीं किया लॉज का, जो पैनल्स है वगैरह वगैरह सब कुछ सेम, और वो बेसिकली वही अप्लाई करते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अगर बोलने की कोशिश करे तो उसके ख़िलाफ़ ये लॉ अप्लाई करके उसे गद्दार या फिर उसे देशद्रोही साबित करके उसे सज़ा दी जा सके, या देश से बाहर निकाल दिया जाए, या उसे धमका करके उसे खुद ही बाहर निकलने पे मजबूर कर दिया जाए। तो बेसिकली इनका इशारा जो हामिद सर का था कि यही कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ था थोड़ा बहुत, वो अभी भी काफ़ी मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। और शायद अब फ़ौज जिस तरह से लग रहा है कि फ़ौज को कि उसके कहीं हाथ से पाकिस्तान न निकले, इसलिए उसने एक लॉ और निकालने की तैयारी कर रहा है, जिसमें कि कोई भी अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलेगा तो उसके ऊपर मुकदमा दायर किया जा सकता है। तो फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से। तो आई होप आपको वीडियो को काफ़ी मज़ा आया होगा। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।